नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए जीए और करंट अफेयर्स के 20 नंबर वाली जो क्लास हम चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से डेली बेसिस पर 20 प्रश्नों को कवर करवाया जाता है तथा ये जो 20 प्रश्न हैं आपके आगामी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में 20 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के मिला के पूछे जाएंगे। तो इसी कंप्लीट 20 नंबर की तैयारी के लिए यह सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो अति संभावित 20 प्रश्नों का भाग 2 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही ज़्यादा इस प्रश्न के चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि यह जो दिवस है पहली बार मनाया गया है हमारे देश में। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है यह मनाया गया है 23 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 अगस्त को डिटेल आप देख लीजिए यहाँ पे। 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इस पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम यानी कि विषय थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यह जो 23 अगस्त का दिन है, यही दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों चुना गया है? क्योंकि इसी दिन को जो है हमारा जो चंद्रयान था यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान था यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो इसी कारण से हमारी सरकार ने 23 अगस्त का जो दिन है इसको प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो पहली बार जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है यह 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बेहतरीन प्रश्न है। यह जो पुस्तक है कई बार एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह काफ़ी फेमस बुक है और बहुत बार यह एग्जाम में पूछी भी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा कुछ और पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे काफ़ी फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इनकी काफ़ी फेमस बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसके अलावा मेरी कहानी हो गई। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेशनल हेराल्ड, यह भी पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा। इसके अलावा कौमी आवाज़, कौमी आवाज़, यह पुस्तक भी जो है नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। तो सभी पुस्तकों को आपको याद रखना है जो पुस्तकें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं। पहली आपकी हो गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेशनल हेराल्ड हो गई, कौमी आवाज़ हो गई और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई। इसके अलावा मेरी कहानी, ये सभी पुस्तकें जो है इन्हीं की पुस्तकें हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी, ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे महात्मा गांधी की कौन कौन सी फेमस बुक हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहली पुस्तक आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ महात्मा गांधी की पुस्तकों का नाम। तो इनकी एक फेमस पुस्तक है कौन सी? यंग इंडिया, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी की काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा नवजीवन को आप याद कर लीजिए। नवजीवन इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा हिंद स्वराज इनकी काफ़ी फेमस बुक है। हिंद स्वराज कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हिंद स्वराज के अलावा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह भी पुस्तक महात्मा गांधी की है। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ये सभी पुस्तकें जो हैं आपकी आगामी जो परीक्षा आपकी होने वाली है ग्रुप डी की, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको तो आप याद ही कर लीजिए जो पुस्तकें मैंने आपको अभी बताई हैं। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर की 2 पुस्तकें आप याद कर लीजिए, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। ये पुस्तकें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ,
मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? तो ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये हैं किसकी? तो भीमराव अंबेडकर की। तो इनको भी आप याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक यूरोपीय देश है, मैप में आप देख पा रहे होंगे, यह एक यूरोपीय देश है तथा यह पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और इसकी राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उसका संचालन कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी? इसमें से वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इसका जो समय काल था यह 1956 से 61 तक था। तो इसे भी आप याद कर लीजिए कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका समय काल था 1956 से 61, और यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का वर्ष पूछा गया है कि क्या था? बेहतरीन प्रश्न है। तो अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का जो वर्ष था यह था 1978 से 80, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो रोलिंग प्लान है इसको द्वितीय योजना अवकाश भी कहते हैं। इसे भी आप याद कर लीजिए कि जो रोलिंग प्लान है इसे द्वितीय योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो रोलिंग प्लान था यह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चालू किया गया था। यह फैक्ट आप याद रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है रोलिंग प्लान को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है 1978 में जो कांग्रेस पार्टी है वह चुनाव हार जाती है और कांग्रेस पार्टी की जगह जनता पार्टी की सरकार बनती है। तब जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल को बंद करके इस अनवरत योजना को शुरू किया था 1978 से लेकर 80 के दौरान। फिर दोबारा से जब 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है और दोबारा से पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना का यहाँ पे वर्ष पूछा गया है कि कब की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिसंबर 1985। ये डेट आपको याद रखना है, 8 दिसंबर 1985, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी वर्ष में सार्क की स्थापना की गई थी। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका पूरा नाम आप देख लीजिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सार्क के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क का जो सचिवालय है 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर है तो नेपाल के काठमांडू में है। सार्क के वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 सदस्य देश हैं सार्क के। सारी डिटेल आपको याद रखनी है, सभी डिटेल आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी? चेचक का जो टीका है मतलब कब की गई थी?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक के टीके की जो खोज है 1796 में की गई थी, किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। नाम आप वैज्ञानिक का याद कर लीजिए, एडवर्ड जेनर। इसी वैज्ञानिक के द्वारा जो है 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी फेमस यह आविष्कार है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह किया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेनिसिलिन की जो खोज है साल 1928 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यह जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक दवाओं की श्रेणी में आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वही मैंने आपको बताया था कि जो चेचक का टीका है यह 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? इसमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है उसकी आपको पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सी पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद की है? तो तीनों ही पुस्तकें आप लोग याद कर लीजिएगा, कामायनी, आंसू और लहर, ये तीनों ही पुस्तकें जो है जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट कब जारी किए गए थे? बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के जो नोट हैं यह 1987 में जारी किए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य जो है कितनी भाषाओं में लिखा होता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्गत सभी नोट होते हैं उसमें नोट का जो मूल्य होता है यह 17 भाषाओं में लिखा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीआई की जो स्थापना है 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में होता है। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिनाब रेलवे ब्रिज की कुल ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई है कि कितनी है? चिनाब रेलवे ब्रिज की कुल ऊंचाई आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 359 मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चिनाब रेलवे ब्रिज की जो कुल ऊंचाई है यह 359 मीटर है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसकी कुल ऊंचाई आपको याद रखनी है 359 मीटर। यह चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया यह ब्रिज रेलवे ब्रिज है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? भारत में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च बैंक, उसकी पहचान आपको करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाबार्ड है यह भारत में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नाबार्ड के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो नाबार्ड का पूरा नाम सबसे पहले आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको कहा जाता है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। तो इस समिति का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी, जो हैं वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के बीच जो ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर एनटीपीसी परीक्षा की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, जीके और जीएस की।
तो अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। आपसे पूछा क्या गया कि जो एक जूल होता है इसमें कितने कैलोरी होते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जूल में जो है कितने कैलोरी होते हैं, तो 0.24 कैलोरी। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो एक जूल है इसमें कितने कैलोरी होते हैं, 0.24 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, जो 1 वाट घंटा है इसमें कितना जूल होता है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 वाट घंटा में आपका 3600 जूल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 3600 जूल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था थी, जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। आपको बताना है कि जो 1857 का संग्राम हुआ था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडी सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। विनायक दामोदर दास सावरकर ने जो है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है यह किसका अभिन्न अंग होता है। आपको बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका अभिन्न भाग है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संसद का। हमारी जो पार्लियामेंट होती है यह लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संसद, यानी कि जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं ये संसद के अभिन्न भाग होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न आपका है, गरीबी हटाओ का जो नारा था कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसी के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो समय काल था यह 1974 से लेकर 78 तक था। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, 1974 से लेके 78 तक चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसी के दौरान जो है गरीबी हटाओ का जो नारा था वह दिया गया था। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो 20 प्रश्न है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।